तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार हमारा कॉन्क्लेव चल रहा है। कहते हैं कि हेल्थ है तो ये सबसे बड़ी जीवन की पूंजी है और इसीलिए हमारा हेल्थ कॉन्क्लेव है और अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको ब्रीफ कर रहे हैं। और अगले खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका परिचय कराएंगे हमारी सहयोगी किरण। बिल्कुल अंजलि, यहाँ पर डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य हैं जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। उनसे भी हम यहाँ पर जो है बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये एंडोक्रिनोलॉजी होती क्या है और इससे हमें और कौन कौन सी बीमारी होती है। क्योंकि अंजलि, हमने हमेशा से देखा है यहाँ पर कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं उसके जड़ तक हम नहीं पहुंच पाते, इलाज के लिए हम दूसरे डॉक्टर की तरफ भटकते रह जाते हैं। तो इसी मिथ को यहाँ पर तोड़ने के लिए जो है हमारे साथ डॉक्टर सप्तऋषि जो है वो जुड़ रहे हैं। हाँ जी, अपने सवाल शुरू करिए आप। जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सप्तऋषि जी हमारे साथ यहाँ पर आप जुड़ने के लिए और इस कॉन्क्लेव में आप आए हैं यहाँ पर। तो इसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि एंडोक्रिनोलॉजी आखिरकार है क्या, ये किस तरह से हमारे बॉडी में डिफरेंशिएट जो है वो पैदा करती है। डॉक्टर सप्तऋषि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी, इसको अनम्यूट करिएगा आप। नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है। तो मैडम, आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल यू हैव रेज कि एंडोक्रिनोलॉजी होता क्या है, क्योंकि इतने सारे स्पेशलाइजेशन से जनरल पब्लिक, आम जनता को समझ में नहीं आता कौन सी बीमारी के लिए किसके पास जाना है। अब एंडोक्रिनोलॉजी जो होता है ये हार्मोन का मेडिकल साइंस है। अब हार्मोन्स हमारे बॉडी में क्या क्या है। अब डायबिटीज सबसे कॉमन एंडोक्रिनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसका हार्मोन का कनेक्शन क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन पैनक्रियास से बनता है, वो अगर कम होता है तो उसमें डायबिटीज और या बॉडी में शुगर का मात्रा बढ़ जाता है। तो इसलिए सबसे कॉमन डिजीज जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए दैट इज डायबिटीज। दूसरा जो है कि थायराइड बहुत ही कॉमन है, फीमेल्स में बहुत कॉमन है। एक में से ऑलमोस्ट 10 में से ऑलमोस्ट एक फीमेल को देखा जाता है कि थायराइड का प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो थायराइड इज अनदर प्रॉब्लम जो एंडोक्रिनोलॉजी के अंडर आता है। बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। जी, ऑस्टियोपोरोसिस, वो भी कैल्शियम, विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन, ये सारे जो हार्मोन है उसके डिसबैलेंस से ही होता है। जो हड्डी फ्रैक्चर होने का जो टेंडेंसी है, फ्रैक्चर हो गया तो बेशक ऑर्थोपेडिशियन के पास ही जाना है, बट अगर फ्रैक्चर होने का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है कि फ्यूचर में फ्रैक्चर ना हो, उसके लिए एंडोक्रिनोलॉजी का आप सलाह ले सकते हो। दूसरी चीज ओबिसिटी बहुत कॉमन है, इंडिया में छुपा रहता है। हमारे बॉडी में कम फैट होने के बावजूद भी हमारा ओबिसिटी का कॉम्प्लिकेशन इंडियन में, एशियन में देखा जाता है, वो भी एंडोक्रिनोलॉजी के दायरे में आता है। तो कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो, आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का सलाह लेना है। तो सर, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि आखिर कौन कौन से लोग आपके पास जा सकते हैं। जो सबसे पहला मेरा सवाल, डायबिटीज को लेकर बहुत लोगों के मन में सवाल रहते हैं। पहले हमने देखा था, पहले हम लोग बोलते भाई ये तो बड़े आदमियों की बीमारी है, लेकिन ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें कोई अब उम्र की बाधा भी नहीं रही है। आखिर ये इसके लक्षण क्या है और क्यों ये बीमारी बढ़ रही है? देखिए, डायबिटीज जो है इंडिया में देखा जाता है अराउंड 10 to 14% प्रीवलेंस है। मतलब अगर आप 10 लोगों में से आप एक को डायबिटीज है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। और इंडिया का और चाइना में बहुत सारे चीजों में कंपटीशन चल रहा है। एक कंपटीशन डायबिटीज लेकर भी चल रहा है। कभी कहा जाता है कि चाइना में सबसे ज्यादा डायबिटीज है, कभी कहा जाता है इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज है। तो ये दोनों बहुत ही हमारा डायबिटीज के मात्रा, पेशेंट्स के कितना नंबर है उसमें भी बहुत क्लोजली वी आर देयर। तो इसमें ऑब्वियसली डायबिटीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इट्स ए साइलेंट डिजीज। बहुत सारे लोगों को लगता है मेरा तो शुगर ठीक है, लैब टेस्ट में आ गया 150-200 फास्टिंग ब्लड शुगर है, मेरे को डॉक्टर के पास जाने का जरूरत क्या है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो डायबिटीज इज ए साइलेंट डिजीज। ये आपको, आपका शुगर का मात्रा अगर बॉडी में ज्यादा होगा तो धीरे 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 आपके सारे ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। उसका स्पेसिफाइड टारगेट होता है जहां तक आपके शुगर के मात्रा को रखना होता है। ज़्यादातर खाली पेट में अगर आपका डायबिटीज़ का दवा चल रहा है 100, 110, 120, 90 के आसपास शुगर रहे, खाने के बाद अगर
40 50 60 रहे, और HbA1c करके जो टेस्ट है जिसको ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है, वो 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है, वो 7 के नीचे होना चाहिए। बेसिक पैरामीटर्स है जो डायबिटीज में कंट्रोल होना चाहिए। ये आप चाहे डाइट से करो, एक्सरसाइज से करो, अगर उसका ट्रायल फेल कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का सलाह लेना पड़ेगा आपका शुगर का मात्रा को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि डायबिटीज़ आपने कहा साइलेंट किलर है, हम सब भी जानते हैं अंजनी जी, क्योंकि जिस तरह से ये डायबिटीज़ अब धीरे धीरे जो है बढ़ते भी चला जा रहा है, उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। आपने ये कहा कि आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा अगर ये डाइट के जरिए या फिर एक्टिविटी के जरिए आप इसको कम नहीं कर पा रहे। इसमें क्या मेन और अहम रोल जो है आप लोगों का रहता है, या अगर हम हार्मोन की बात करें, उसके इम्बैलेंस की बात करें, तो क्या मेन रोल रहता है और लक्षण क्या होते हैं? डायबिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए वेरी कॉमन डिजीज किरण जी। इतने सारे डायबिटीज है और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। तो डायबिटीज के लिए ऐसा, अगर डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, डायबिटीज मैनेज नहीं हो पा रहा है, आप बहुत स्पेशलाइज्ड ओपिनियन लेना चाहते हो, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास डेफिनेटली जाना है। ऐसा नहीं कि सारे जिनको भी डायबिटीज है सबको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास पहुंचना ही है। बहुत सारे एमडी फिजिशियंस भी है, जनरल फिजिशियंस भी है जो डायबिटीज ट्रीट करने के लिए ट्रेंड है। अगर आपका बेसिक सिंपल डायबिटीज है, सिंपल मेडिसिन से कंट्रोल हो रहा है, आप उनका भी राय ले सकते हो। दूसरा, डायबिटीज ऑब्वियसली एक तो साइलेंट है, आपका टेस्ट से ही पता चलता है। एक लेवल तक शुगर का मात्रा अगर बढ़ जाता है तो उसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होता है, जैसे यूरिन ज्यादा होना, उसके वजह से प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, और भूख लगने के बाद आप ज्यादा खाना भी खा रहे हो उसके बावजूद भी वेट लॉस हो रहा है, साथ में आंखों में धुंधलापन, इन्फेक्शन हो रहा है, प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, ये सारे डायबिटीज का लक्षण माना जाता है। यूजुअली शुगर का मात्रा बॉडी में 200-300 के ऊपर जाएगा तो लक्षण आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हुआ जो हमें तुरंत पता चल रहा है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, जैसे वो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में माना जाता है कि आपको डायबिटीज है, उसके बावजूद आपको अभी कोई लक्षण नहीं आ रहा है, शुगर फास्टिंग में 150 चल रहा है, खाने के बाद 220 चल रहा है, HbA1c 7.5 8 8.5 चल रहा है। ये लेवल ऑफ शुगर 8 साल 10 साल बाद जाके आपका किडनी, लीवर, हार्ट, विजन, आंख, नर्व्स, पाचन शक्ति सबको खराब करता है। तो सर, आपने तो लक्षण बताया, बहुत अच्छी बात, लेकिन डाइट्स को लेकर काफी कंफ्यूजन आता है। कुछ लोग कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए। आखिर जो शुरुआती दौर में है क्या परहेज करना चाहिए उनसे, क्योंकि ये सवाल सबके मन में रहता है, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन भी रहता है कि ये खाएं ये ना खाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली डायबिटीज का मैनेजमेंट का 3 अहम हिस्सा है। एक तो है डाइट, दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज, तीसरा मेडिसिन। तो पहला जो डाइट का जो रोल है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी को भी ऐसे ही खाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो। आपने जोश में आके 2 महीने कुछ क्रैश डाइट का कोर्स कर लिया और आपका शुगर बिल्कुल डाउन हो गया और आप बहुत खुश हो गए, और वो डाइट को आपने छोड़ दिया, तो आपका शुगर जहां पे था 1 महीने के बाद वहीं पे वापस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट जो है सस्टेनेबल होना चाहिए। जो आपका सोशल कस्टम्स, जो आपका जैसे आपका रेगुलर डाइट रहा है, जितना उसके आसपास हो वही बेहतर है। नेक्स्ट जो है डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों का बैलेंस सही होना चाहिए। बहुत सारे फैट डाइट्स है, कोई कहता है कीटो डाइट चाहिए, कोई कहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग चाहिए, कोई कहता है कि आप मैं कार्ब्स बिल्कुल जीरो कर देता हूँ, कोई कहता है कि नहीं मैं फैट बढ़ा देता हूँ, कोई कहता है मैं सिर्फ प्रोटीन खाऊंगा। ऐसे कोई एक मैजिक डाइट कुछ नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सर ये जानना चाहेंगे कि कौन सी वो डाइट है जिसको खाने के बाद लगता है कि शुगर लेवल बढ़ गया। कुछ लोग आलू को मना करते हैं, चावल है, बहुत सारी चीजें हैं, ये इसको थोड़ा बताइएगा। तो आपको जो है सिंपल शुगर्स जैसे चीनी, गुड़, शहद, खांड, मिश्री, कोई भी सिंपल शुगर, ये डेफिनेटली जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा है। दूसरा, कोई भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, आपको अगर आटा और मैदा का कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्वियसली मैदा को अवॉइड करना चाहिए और रिफाइंड है। कुछ जो मिलेट्स वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में माना जाता है, उसका डाइजेशन स्लोली होता है, बॉडी में शुगर स्लोली रिलीज होता है। तो ये जरूरी है, आपका डाइट में कार्बोहाइड्रेट तो रहेगा। इंडियन डाइट है, हम लोग सुबह से हम लोग बचपन से ही चावल, दाल, रोटी ये सब पे ही
पले बड़े हैं। जी कोई अगर बोल दे कि आप रोटी खाना बंद कर दो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन रोटी अगर आप खा रहे हो तो मैदा का बना हुआ रोटी मत खाओ, आप आटा के बना हुआ रोटी खाओ। अगर उसको आप मल्टीग्रेन कर सकते हो और बेटर है। अगर आप मिलेट रोटी कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो तुरंत डाइजेस्ट होता है और तुरंत शुगर बढ़ाता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे शुगर बढ़ाता है। तो डाइट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज्यादा होना। डॉक्टर सप्तऋषि, अगर मैं गलत हूं तो मुझे थोड़ा करेक्ट भी यहाँ पर करिएगा, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो हम उस टेक्निकल टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं, जो डॉक्टरेट की भाषा में जो बोला भी जाता है डॉक्टर की भाषा में, कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उससे जो बीमारियां होती हैं उस पर ज़्यादा वर्क किया जाता है एंडोक्रोलॉजिस्ट की तरफ से। आपसे ये कि ओबेसिटी की भी आपने बात की, इनफर्टिलिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में आता है। ओबेसिटी में हमने खासतौर से देखते हैं, हम डाइट, एक्टिविटी, हर चीज़ कर लेते हैं, तो लास्टली हमें कहा जाता है आप जाकर के एक हार्मोनल टेस्ट कराइए। तो एक हम चाहेंगे कि इस पे भी आप थोड़ा सा रोशनी डालें, ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो समझ सके आम भाषा में इस बात को। बिल्कुल। ओबेसिटी जो है इंडिया में देखा जाए, इंडिया का सबसे बड़ा जो एक सोशल जो कस्टम है कि अच्छा आपका वेट जितना ज़्यादा है आप उतना हेल्दी हो। किसी को अगर 3 kg वेट लॉस हो गया वो डॉक्टर के पास आ जाता है कि अच्छा मेरा 4 kg वेट घट गया। किसी को अगर 15 kg वेट बढ़ गया वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। बट ओबेसिटी का इंडिया में मात्रा, इट्स ए अंडर डायग्नोज्ड एंड अंडर ट्रीटेड कंडीशन, बहुत कॉमन है। और आप अगर किसी यूरोपियन या अमेरिकन इंडिविजुअल के कंपैरिजन में इंडियन को देखा जाए, मान लीजिए जो बॉडी में हमारा सेम वेट पे सेम बीएमआई, जो वेट और हाइट का रेशियो से हम वैल्यू कैलकुलेट करके हमें पता चलता है कि बॉडी में कितना ओबेसिटी है, तो सेम बीएमआई में हमारा कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा रहता है। तो इनको ओवरऑल ओबेसिटी के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। ओबेसिटी का मल्टीपल अगेन फैक्टर्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली जैसे डायबिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे, सिमिलरली ओबेसिटी के बारे में भी सेम चीज कहा जा सकता है। तो ये लाइफस्टाइल का एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। डाइट एंड फिजिकल एक्सरसाइज प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ऑब्वियस कहीं ना कहीं एक दो एस्पेक्ट्स है, एक कैलोरी बर्न एंड कैलोरी इनटेक का मिसमैच। अगर कैलोरी इनटेक ज्यादा है, चाहे खाने के माध्यम से हो या आपका एक्सरसाइज कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपका कैलोरी उतना बर्न नहीं हो रहा है, सो इफ देयर इज एक्सेस कैलोरी दैट विल अल्टीमेटली ट्रांसलेट टू एक्सेस वेट। डॉक्टर भट्टाचार्य, एक सवाल ये भी है, सोशल मीडिया पे काफी चर्चा हो रही है, हमारी टीम ने भी पूछा सवाल कि अब वहां पे ये मिथ हो गया कि जो हम गेहूं का आटा खाते हैं उससे डायबिटीज बढ़ रही है, उसको छोड़ दो। ये जो मिथ है इसको लेकर लोगों में काफी तरह के सवाल हैं, जरा आप इसको क्लियर करें। अगेन मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ये सेम क्वेश्चन हमें भी पूछते हैं कि ग्लूटेन और ग्लाइडेन, उसका टॉक्सिसिटी, पहले का गेहूं प्योर था, अभी का गेहूं में मिलावट है, ये बहुत सारे इश्यूज है। सी अगेन एज ऑफ नाउ आप अगर मेडिकल साइंस में पूछा जाए या कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से आप पूछो, वो कभी कोई नहीं कहेगा आप गेहूं बंद कर दो। हमारे लिए आपका जो स्टेपल फूड है वो आप खा सकते हो। मात्रा जरूरी है आपका। अगर आप कोई कहता है मैं एक साथ तो 6 रोटी खाता हूँ, तो वो गड़बड़ है। आपको वही है कि गेहूं अगर रोटी के मात्रा 2 या 3 ही रहना चाहिए। अगर आपका उससे शुगर पे मतलब अगर आपका एपेटाइट रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, आपको तभी भी भूख लग रहा है, तब आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहिए, खाने के ग्रीन वेजिटेबल्स या फाइबर का मात्रा बढ़ाना चाहिए, सैलड्स का मात्रा बढ़ाना चाहिए। तो ये बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है। इसी में सवाल ये भी रहेगा कि जो फ्रूट्स है, जिससे मेरे माता जी को भी है, वो भी डायबिटीज है, तो फल, उनको कौन सा फल दिया सके, कौन सी सब्जियां दिया सके, ये दर्शकों को जरा बताया जिससे वो फॉलो कर सके। कौन से फल उनको दे सकते हैं, सब्जियां? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंजनी जी। जो इसमें जो देखा जाता है कि फ्रूट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जूसेस नहीं चलेगा। कोई अगर चाहे फ्रेश भी बना हुआ हो, अगर किसी को डायबिटीज है, जूस हैज टू बी अवॉइडेड। आपको फ्रूट्स चाहिए, साथ में फाइबर चाहिए। तो जो कुछ फ्रूट्स होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, वो तुरंत डाइजेस्ट होता है, शुगर स्पाइक कराता है। कुछ फ्रूट्स होता है जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट है और डायबिटीज में लिमिटेड, एक रीजनेबल क्वांटिटी में पर्सन कैन टेक। तो जैसे एप्पल, नाशपाती, अमरूद, पेयर, बाबू गोशा, ये सारी चीजें, इवन जामुन, ये सारी चीजें इट्स ओके फॉर डायबिटीज बिकॉज इसमें फाइबर कंटेंट काफी है। थोड़ा सा जो मान लीजिए कि आम क्वांटिटी लिमिटेड होना चाहिए,
अगर ठीक है, एक दो फाँक टेस्ट के लिए चल रहा है, कोई अगर सोच रहा है, मैं कोई जैसे सोशल मीडिया में बीच में एक बहुत क्रेज आया था, आप 1 किलो आम खा लो आपका शुगर ठीक हो जाएगा, आप 10 केला खा लो आपका शुगर ठीक हो, नहीं हो पाता। तो हाँ। टोटल फ्रूट का क्वांटिटी जो है वो अराउंड मान लीजिए एक सर्विंग में 250-300 ग्राम होना चाहिए, मतलब 1 या 1.5 सेब के बराबर का फ्रूट आप एक साथ में खा सकते हो। मे बी इवनिंग में आप एक आधा अनदर सर्विंग ऑफ अनदर 100-150 ग्राम आप ले सकते हो, डेढ़ हाफ सेब के बराबर। बहुत लार्ज क्वांटिटी में फ्रूट्स नहीं होना चाहिए, और जो भी फ्रूट्स हो उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ग्रेप से सीधा सीधा शुगर बढ़ाता है, तो वो सारे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फाइबर होना चाहिए और जूसेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यानी अंजलि जी ये कहें कि डॉक्टर की बात से ये तो क्लियर है कि जो भी खाए एक लिमिट में खाए, आपकी एक क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर परफेक्ट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हर चीज़ हार्मफुल होती है। एक डॉक्टर यहाँ पर जो है एंडोमेट्रियोसिस बीमारी है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये बीमारी क्या है, क्योंकि एक अभिनेत्री हैं शमिता शेट्टी, उनको हुआ, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को डाला, तब जाकर के क्लियर हुआ कि महिलाओं में ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी है ज्यादातर ये गायनेकोलॉजिस्ट के डोमेन में ही आता है। तो इसमें अगर कोई ये प्रॉब्लम है जिसमें यूटेरस लाइनिंग में कुछ कुछ एबनॉर्मलिटीज आना शुरू होता है, यूटेरस में, ओवरी में, यूटेराइन ट्यूब में, उसमें पीरियड्स के टाइम पेन या इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकता है। कुछ जो ट्रीटमेंट होता है जिसमें हार्मोन लेवल सप्रेस किया जाता है, उसमें कुछ एंडोक्रिन मॉनिटरिंग चाहिए होता है। बट प्राइमरीली अगर एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट का ही सलाह लेना है रादर देन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। सर, थायराइड को लेकर भी तमाम जो है लोग परेशान हैं, तो थायराइड से जो पेशेंट है उनको लिए क्या सलाह रहेगा, क्या उनके लिए कैसे रहेगा? अगेन देखिए, थायराइड के लेके भी जैसे डायबिटीज के लेके बहुत सारे मिथ्स है। थायराइड इज अनदर डिजीज जिसके लेके बहुत सारा मिथ्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ज़्यादा अगेन इंडिया में अगर देखा जाए, थायराइड जो आम कॉमन टाइप ऑफ थायराइड है हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, जिसमें थायराइड गले में ग्लैंड है यहाँ पे, जिससे हार्मोन एक बनना चाहिए। कोई यूजुअली जो होता है इम्यूनिटी का इम्बैलेंस, वो ग्लैंड डैमेज हो जाता है और उससे हार्मोन नहीं बनता है, तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। जी सर, आपसे एक बहुत जल्दी से एक छोटा सा सवाल, क्योंकि वक्त की यहाँ पर कमी है और मेरे जहन में काफ़ी देर से आ रहा है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब कंसीव करती है तो हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, वो झगड़ा, वो तनाव, वो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो मैं चाहूँगी कि इसको लेकर के भी एक रोशनी डालें और बताएं कि किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें कितना अहम रोल जो है आप लोगों की तरफ से हो सकता है इसको रोकने के लिए, क्या पॉसिबल है? प्रेगनेंसी इज अ टाइम जहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेसेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, सारे बैलेंस ठीक होना चाहिए। एंड इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। आजकल हम प्रेगनेंसी में जो थायराइड का पैरामीटर्स भी चेंज हो जाता है। मान लीजिए किसी को थायराइड 4.5 है, हम कोई अदरवाइज नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में हम कहेंगे कि ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, लेकिन 4.5 या 5 का TSH है प्रेगनेंसी में, उसका ट्रीटमेंट चाहिए। सिमिलरली शुगर का कट ऑफ भी चेंज हो जाता है, उसका भी देखा जाता है कि थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, बेबी को प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर भट्टाचार्य, समय इतना ही था। बहुत आभार, आपने कीमती वक्त दिया और लोगों को सही ब्रीफ किया कि किस तरीके से डायबिटीज से बचना चाहिए। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जो है हमारे अगले मेहमान यहाँ पर बलबीर सिंह होंगे, स्वास्थ्य मंत्री हैं, पंजाब के हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में आखिरकार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या कुछ कार्य जो है वो किया जा रहा है। तमाम वहाँ पे कहा जा रहा है कि इस चिकित्सा क्षेत्र में तमाम क्रांतिकारी दावे किए गए हैं, उन दावों की पड़ताल करेंगे। कई सारे मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। जी, चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं।